हाँ, इंशाल्लाह, ये मुकाम हमारा ही है और हम ही हासिल करेंगे। यारम दूर ग्लास विंडो से आसमां की तरफ देख संजीदा लहजे में बोला था जब ज़ावियार ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। इंशाल्लाह, नूर ने हल्की आवाज में कहा था जब इसका फोन रिंग हुआ। इसने मुस्कुराते कॉल उठाई। जी फरमाए। वो कॉल पर मुखातिब हुई तो यारम और ज़ावियार भी इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। जी हमें याद है आलियान, अब हमें डिस्टर्ब ना करें, हम मसरूफ़ हैं, इसने गड़बड़ा कर कहा था क्योंकि ज़ावियार और यारम इसे ही देख रहे थे और फिर फ़ोन रख दिया था। वो ये तंग करते रहते हैं, सॉरी, नूर ने शर्मिंदा होते कहा। कोई बात नहीं नूर, हमें आदत हो गई है, अब आलियान से कहना वी वी मिस हिम। यारम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुराई। जी ज़रूर, चले हम चलते हैं, कल तक आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और इस होटल की तामीर के लिए जिस प्रॉपर्टी की फ़ाइल आपने हमें दी है वो भी हम कल आपको रीड करके इसके बारे में भी बता देंगे। वो खड़ी होती, दुपट्टा सर पर ठीक करती, फाइल हाथ में थाम गई थी जब यारम ने भी इस बात में सर हिलाया। डियर लिसनर, ऐसे ही खूबसूरत नावल्स रीड करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तरफ से अपलोड किए जाने वाले ऐसे अखलाकी नावल की डेली एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं, यारम ने कहा तो नूर ने इस बात में सर हिलाया। जी, और कल के लिए आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। यारम और ज़ावियार ने मुस्कुराकर इसे जवाब दिया तो वो भी चली गई। ज़ावियार ने आयशा को इंटरकॉम करते कॉफ़ी मंगवाई थी। इन दोनों दोस्तों का इसके बगैर गुजारा ही कहाँ था। यारम आसमानी रंग की ड्रेस शर्ट पहने हुआ था ग्रे पैंट के साथ। आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ी हुई थी जबकि कोट पीछे चेयर पर लटका था। जबकि इसके बरअक्स ज़ावियार ऑफ वाइट कलर की शर्ट पहना था ब्लैक कलर के कोट पैंट के साथ। दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। थोड़ी ही देर हुई थी जब हानम काफ़ी के 2 कप लिए अंदर आई। ज़ावियार ने सामने देखा तो हानम खड़ी थी जबकि वो भी तेज़ नज़रों से इसे ही देख रही थी। वही बुत क्यों बन गई हो, काफ़ी ठंडी करके लाओगी क्या? ज़ावियार ने इसे देख तंज़िया तौर पर कहा तो वो गड़बड़ाई जबकि यारम जो फाइल पर झुका था नज़र उठाकर देखा तो हानम थी। वो अंदर आते टेबल पर तरीके से कॉफ़ी का कप रख गई थी। हर चीज़ का तरीका इसे आयशा ने समझाया था। वो नहीं चाहती थी कि हानम को निकाल दिया जाए और फिर से दोबारा सारी जिम्मेदारी आयशा के कंधों पर आ जाए। यारम भाई, आपकी कॉफ़ी। हानम ने ज़ावियार और उसकी बात को सरे से इग्नोर करते यारम को देखकर मुस्कुराकर कहा तो यारम भी मुस्कुराया जबकि ज़ावियार ने अब खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा था और फिर पीछे टेक लगाते ऊपर से लेकर नीचे तक इसे देखा था जो सफ़ेद कलर का प्रिंटेड सादा सा कमीज शलवार पहनी हुई थी जिस पर ब्लैक कलर के छोटे छोटे फूल बने थे और इस पर ब्लैक कलर के दुपट्टा लिए स्टाइलिश से स्कार्फ बांधी हुई थी और यारम को मुस्कुरा कर देख रही थी। ज़ावियार ने आंखें इसकी मुस्कुराहट पर टिकाई थी। वैसे तो ये लड़की इसे एक आंख अच्छी नहीं लगी थी लेकिन इसकी मुस्कुराहट प्यारी थी जबकि गौर करने पर ज़ावियार को नजर आया था कि इसके होंठों के ठीक नीचे एक छोटा सा तिल था जो इसकी मुस्कुराहट पर खुद भी मुस्कुरा रहा था। ज़ावियार ने फौरन नज़रों का रुख बदला था। अस्तगफिरुल्लाह, इसने दाईं तरफ सर घुमाते सर झटका था जबकि आंखें भी मीच कर खोली थी। जब इसकी ऐसे इस्तगफार पढ़ने पर हानम और यारम इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। क्या हुआ? यारम ने काफ़ी का मागो होंठों से लगाते कहा तो ज़ावियार गड़बड़ाया जबकि हानम आंखें छोटी किए इसी को देख रही थी। यकीनन इस कंची आंखों वाले जल्लाद ने इसको देखकर इस्तगफार पढ़ा होगा क्योंकि एक वही थी जो इसे जहर लगती थी। इसे कोई खुशफहमी का गुमान नहीं था इसकी सोच पर। नहीं, वो मैं कह रहा था कि यारम भाई नहीं, यारम सर, ये ऑफिस है और यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है। सब होते हैं तो तुम यारम भाई की जगह यारम सर कहा करो। ज़ावियार ने अपनी आवाज़ को बमुश्किल नरम रखते हानम को देखकर कहा जो इसे ही घूर रही थी। और मुझे पता है इस बात पर यारम भी इत्तेफाक करेगा। अब की बार इसने मुड़कर यारम को देखा था। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम हानम, यहाँ पर सबके सामने आप भी सर ही कहना। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी नज़रों में आ पाओ या कोई भी आपको हमारे खिलाफ यूज़ करे। समझ रही हो ना मेरी बात? यारम ने नरम लहजे में इसे समझाया तो वो भी इस बात में सर हिला गई। जी यारम भाई, मेरा मतलब है यारम सर। वो बमुश्किल मुस्कुराते यारम को देखकर बोली तो वो भी सर इस बात में हिलाता वापस अपनी फाइल में मगन हो गया जबकि ज़ावियार अभी भी इसे देख रहा था साइड स्माइल लिए।
जिसे देख हानम ने अपने दांत भींचे थे और मुड़कर कैबिन से बाहर आ गई। जल्लाद कहीं का! वो बाहर आती तेज आवाज में बुड़बुड़ाती तो आसपास के लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। क्या हुआ हानम, तुम्हें फिर डांट पड़ी है? एक लड़की इसके पास आकर बोली तो हानम ने इसे देखा। मुझे क्यों डांट पड़ेगी? मुझे डांट कर दिखाएं अब ये जरा। इनकी इंचेस पिंचेस ढीले अंचर पंचर ढीले कर देने में है मैंने। वो सर झटकते हुए बोली तो इस लड़की को हानम के दिमाग पर शक हुआ। देखो जावियार सर गुस्से के थोड़े तेज हैं, अलबत्ता याराम सर को गुस्सा कम ही आता है। मुझे लगता है तुम्हें जावियार सर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, कहीं वो तुम पर फिर से अपना गुस्सा ना उतार दें। इस लड़की ने हानम को समझाना चाहता जब वो तंजिया हंसी। अरे इनका गुस्सा तो कुछ भी नहीं है, एक बार इन्होंने मेरा गुस्सा देख लिया ना नंगे पैर भागेंगे, छोड़ती नहीं है हानम किसी को, और इन जैसों को तो बिल्कुल भी नहीं। हानम ने तंजिया कहका लगाते सर झटका था। जब जावियार जो यारम के कैबिन से बाहर आते अपने कैबिन की तरफ जा रहा था, हानम की बात सुनकर रुक गया। इसने दांत भींचते इसकी पुश्त को देखा था, जबकि सामने खड़ी लड़की का सांस सीने में अटक गया था। मिसानियाँ काफ़ी फारिग रहती हैं आप, मुझे लगता है आपको यहाँ काम में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा। एम आई राइट? जावियार ने सामने खड़ी लड़की को कहा था जो हानम को ही समझा रही थी। जब जावियार की आवाज़ सुन हानम भी जामद हुई। नो नो सर, मैं बस जा रही हूँ। आई एम सॉरी सर। वो रोने वाली शक्ल बनाते सीधे अपनी चेयर पर जा बैठी थी। वो बेचारी तो सिर्फ हानम को समझा रही थी, जबकि जावियार अभी भी हानम की पुश्त पर खड़ा इससे घी घूर रहा था, जो ऐसे खड़ी थी जैसे इसे किसी ने स्टैचू कहा हो। और मिस हानम, आपका गुस्सा देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अलबत्ता आप मेरा गुस्सा दोबारा देख चुकी हैं, 2 बार देख चुकी हैं और यकीनन दोबारा नहीं देखना चाहेंगी। जावियार ने चबा चबा कर इसकी पुश्त को घूरते कहा तो वो सांस बहाल करती पलटी। मैं काम मैं मुझे जाती हूँ। हानम घबरा गई थी जबकि बहुत ज़्यादा, जबकि जावियार माथे पर एक बाल सजाए बहुत गौर से इन हलते लबों को देख रहा था जिनके नीचे वो छोटा सा तिल छुपा हुआ था और बहुत गौर करने पर नजर आ रहा था। वो खामोश नज़रों से इसे देख रहा था कि इसकी नज़रों को खुद पर जमा देख हानम फौरन पलटी और फिर रफू चक्कर हुई थी, क्योंकि दोबारा कोई तमाशा अगर वो लगाती तो इसकी भाई की इमेज ख़राब होती और वो ये हरगिज़ भी नहीं चाहती थी। जबकि जावियार भी इसे जाता देख नजरें दाएं बाएं करता माथा मसलता अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। हानम घबराती हुई अपनी टेबल पर आ बैठी, एक फाइल हाथ में उठाई ही थी कि किसी ने पीछे से आते इसकी टेबल को खटखटाया। हानम पलटी तो वहाँ एक नौजवान लड़का खड़ा था। हेलो मिस हानम, ब्रेक टाइम, इसने मुस्कुराकर कहा तो हानम ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा और फिर इसे देख बमुश्किल मुस्कुराई। मेरा नाम वारिस है, या असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आपको 1-2 दिन से यहाँ नोट कर रहा हूँ, लेकिन सोचा आप पहले कंफर्टेबल हो जाएं फिर बात करते हैं। इसने मुस्कुराते हानम को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वो इसे सर तक पैर देखने लगी। क्रीम कलर की ड्रेस शर्ट के साथ वो ब्लैक पैंट पहना हुआ था, ब्लैक ही टाई पहनी हुई थी, साफ रंगत थी, चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट थी, वो काफ़ी खुश शक्ल था। हानम इसका जायज़ा लेने के बाद हल्का सा मुस्कुराई। मेरा नाम हानम है, मैं भी आपकी तरह एक सेक्रेटरी को असिस्ट करती हूँ और मैं खुद से ज़्यादा फ्री होने वाले मर्दों को ज़्यादा अच्छा नहीं समझती हूँ। हानम ने मुस्कुराकर कहा था कि वारिस की मुस्कुराहट फौरन सिमटी, लेकिन फिर इसकी बात समझकर हल्का सा हंसने लगा, जबकि हानम अब माथे पर छोटे छोटे बाल सजाई से देख रही थी। नहीं, मैं हरगिज़ भी ऐसा नहीं हूँ जो हर लड़की से फ्री हूँ। आप देख सकती हैं मुझे यहाँ जॉब करते साल गुजर गया, लेकिन मैं यहाँ किसी से कोई ख़ास बातचीत नहीं है। मैं यहाँ अपने काम से काम रखता हूँ सिर्फ। वारिस ने अपनी पोजीशन क्लियर की थी इसे, जबकि हानम के तासरात में अभी भी कोई ख़ास फ़र्क ना आया था। इसके चेहरे पर अभी भी नो लिफ्ट का साइन सजा हुआ था। तो फिर अभी भी अपने काम से काम रखें, यहाँ क्यों आए हैं? हानम ने काफ़ी रूड होकर बोला था, लेकिन वारिस बुरा मनाए फिर से मुस्कुराया। नहीं, दरअसल मैं आपसे यहाँ काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह आपने कल जावियार सर को हैंडल किया, यहाँ मैं क्या सब हैरान थे। मैंने 1 साल से यहाँ किसी को इनसे ऊंची आवाज़ में बात करते भी नहीं देखा, जबकि आपने तो कल काफ़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया है। वारिस ने इसे दाद देती नज़रों से देखा था, जबकि जावियार की इंसल्ट के बाद हानम को सब बहादुर और दिलेर समझ रहे थे। ये जानकर हानम ने तो फौरन से पहले नो लिफ्ट का साइन बोर्ड उतार कर फेंका और मुस्कुराई जानदार मुस्कुराहट। हाँ, मैं काफ़ी बहादुर हूँ। ये इन जैसे लोगों को हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और वह फखरी अंदाज में कहती दाएं हाथ वारिस के सामने लहराने लगी तो वो खुलकर हंसा। ये हाथ दायां है। वारिस ने हंसते हुए इसे बताया तो वो खजल हुई। वो मुझे शुरू से थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है दाएं और बाएं में। वो हल्का सा मुस्कुराती से बताने लगी तो वो फिर हंसा। आप काफ़ी अच्छी बातें करती हैं वैसे, वारिस ने मुस्कुराते कहा तो थम कर इसे देखने लगी। शायद कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई थी वो।
لیکن میں ابھی بھی کسی سے زیادہ فری نہیں ہوتی، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ ماتھے پر بال سے جاتے ذرا روب سے بولی تو وارث کو اس کی یہ ادا اچھی لگی۔ کوئی بات نہیں، لیکن اگر کبھی بھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو بندہ حاضر ہے۔ وارث کی بات پر وہ اس کی طرح مڑی لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، کافی زیادہ ٹائم لے لیا آپ کا۔ وارث نے اس کے تاثرات دیکھ کر کہا تو وہ بے تکلف ہو کر اسبات میں سر ہلا گئی، جسے دیکھ وارث کو پھر ہنسی آ گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا پلٹ گیا، جبکہ حانم بھی چہرہ پلٹتی نیچے دیکھ اپنی باتیں یاد کر کے مسکرا گئی۔ جبکہ یہ سب حرکتیں سامنے بیٹھے وجود سے مخفی نہ رہ سکی، وہ سپاٹ چہرہ لیے یہ سب دیکھ رہا تھا، گہری سرمئی آنکھوں میں تپش لیے، اور پھر اس کی فائل کھول گیا جہاں اس کی سی وی لگی تھی اور سب سے اوپر اس کا نام لکھا تھا، حانم افندی۔ اس کا نام دہراتی اس وجود نے پھر سامنے نظریں ٹکائی جہاں وہ مسکراتی کسی سے بات کرتی ہاتھ میں سموسہ لیے ہوئے کھا رہی تھی۔ اس کے کھانے کا انداز دیکھ زاویار نے ہونٹ بھیجتے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس لڑکی کو واقعی کسی چیز کی تمیز نہیں تھی۔ کمرے کی لائٹس ڈم کی، وہ شرٹ لیس کھڑا تھا، ہوا کی لہر پانیوں سے چھوتی ہوئی اسے آ کر لگی تھی۔ سگریٹ کا شعلہ انگلیوں میں تھامے ہونٹوں میں دبا گیا تھا، جبکہ نظریں لہراتے پانی پر تھی۔ گہری سوچ میں ڈوبا وہ پانی کو دیکھتا، آنکھیں بند کرتا سر پیچھے گرا گیا۔ صحرا کو بڑا علم ہے اپنی تنہائی پر غالب، اس نے دیکھا نہیں عالم میری تنہائی کا۔ وہ بھاری آواز میں کہتا نیلی جھیل سی آنکھوں میں پانی پر جما گیا تھا۔ آگ کے شعلے کو آخری بار پھونکتے اس نے اسے پھینکتے سپاٹ چہرہ لیے نظریں پانی پر ٹکاتے قدم اٹھائے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی میں جا چکا تھا۔ کئی لمحے وہ گہرائی میں سوئمنگ کرتے اوپر آیا، ایک ہاتھ سے گیلے بالوں کو اوپر کیا، جبکہ نیلی آنکھوں کے کنارے اب سرخ ہونے لگی تھی۔ کنارے پر ٹکتی اس نے اپنے بازو پھیلائے تھے، سفید بازوؤں پر نسیں ابھری تھی جہاں سے پانی ٹپکتا پول میں گر رہا تھا۔ یارم سلطان ماحول میں تپش بکھیر گیا تھا، آنکھوں میں ایک اشتعال تھا۔ کل میں ایک اور سیڑھی پر چڑھ جاؤں گا روحا خاور، کل کا دن میری کامیابی کا دن ہے، کل میں ایک قدم مزید اپنی منزل کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ یارم آنکھیں بند کرتے روحا کے وجود کو اپنی نظروں کے سامنے محسوس کرتا بولا تھا، لیکن یہ نام، یہ شہرت حاصل کرنے کے بعد بھی مجھے وہ طلب ابھی تک محسوس نہیں ہوئی جس نے تمہیں ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا روحا خان۔ وہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ جو یارم کبھی نرم دل اور نرم مزاج رکھنے والا تھا، اب وہ مزید سخت مزاج ہو گیا تھا۔ اور دل کو کون بدل سکتا ہے؟ شاید اس نے خود پر ایک سختی کا خول چڑھا لیا تھا۔ اب ماضی کی یادیں بہت اذیت اور تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن عقل مند وہی ہوتے ہیں جو ان غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور یارم غوری انہی لوگوں میں سے تھا۔ جو زخم تم نے ہماری روح کو دیے ہیں، اس کا خمیازہ تم بہت جلد بھگتو گی۔ تمہیں ابھی بھی بہت سے حساب دینے ہیں روحا خاور، ابھی تم پلٹ کر واپس آنا ہے، اپنی نظروں سے اپنے بکھری ہوئی شامیانے کو دیکھنا ہے۔ اس کی آواز میں کرب تھا، اس کی روح زخموں سے چور تھی، لیکن وہ مرد بہت سخت گیر تھا۔ یارم سلطان نے اس 28 سالہ زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا تھا، لیکن اب وہ اس دکھ سے باہر نکلنا چاہتا تھا اور اپنی آنی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی زندگی کا ایک انتہائی فیصلہ لیتا وہ پول سے باہر نکلا تھا۔ آج تمہارا قصہ تمام ہوا روحا خاور، یارم بلند آواز میں کہتا روم میں جا چکا تھا۔ وہ انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ جو وہ کہہ کر گیا تھا وہ لفظ سچ تھے۔ آج روحا خاور کا قصہ اس کی زندگی سے واقعی تمام ہوا۔ کل اس کی زندگی ایک بہت بڑا موڑ لینے والی تھی، جس سے انجان وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے چلا تھا، لیکن انسان بھول جاتا ہے قسمت کی ڈوری رب کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ دن آج ان کی کامیابی کا دن تھا، انہیں یقین تھا کہ یہ سال بھی انہی کا ہے۔ زاویار، زیان، داؤد اور وجاہت سب ابھی ناشتے کی ٹیبل پر ہی تھے۔ زاویار، زیان، دادو اور وجاہت سب ابھی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے کہ ایک ہیوی بائک کی آواز ان کی پورچ سے آئی تھی۔ جب وہ سب حیرانی سے گیٹ کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ زیان کے تاثرات کچھ مختلف تھے، منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں پھٹی تھی، اور پھر چند ہی لمحوں میں اس نے گھر میں قدم رکھا۔ بلیک جینز پر وائٹ پلانٹ ٹی شرٹ پہنے، اس نے اس پر ڈارک براؤن لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ کالے گھنے سیاہ بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پھیلے ہوئے تھے، کالی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھی، جبکہ ہونٹوں پر وہی جاندار مسکراہٹ تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ ہیلو بیوٹیفل پیپلز، میں آ گیا، اس نے اپنی بھاری مگر خوبصورت آواز میں کہا تھا، اور سب سے پہلے زیان کا سکتر ٹوٹا تھا۔ وہ ٹیبل سے اٹھتا بھاگا ہوا دروازے کی طرف گیا تھا، جبکہ المیر اسے اپنی طرف بھوکے بیل کی طرح بھاگا ہوا آتے دیکھ مسکراہٹ سمیٹے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگا، جو آتے ساتھ ہی اس کے گلے میں باہیں ڈال گیا تھا۔
पैर उठाते अलमीर की कमर पर बांधते वो इस पर चढ़ गया था, जबकि चेहरे पर बेतहाशा खुशी के तासुर थे। मीर भाई आप आ गए, वो इतनी जोर से अलमीर के कान में चीखा था कि इसने अपनी आंखें मीच कर खोली थी, जबकि जब इसके गिर्द अलमीर ने भी सख्ती से हाथ बांध लिए थे। दादू भी इसे देख जल्दी जल्दी खुशी से आंखों में आंसू लिए भागी हुई आई थी, जबकि वजह साहब भी मुस्कुराते अपनी जगह से उठे। अरे हाँ भाई आ गया हूँ, अब क्या मेरी कमर तोड़ेगा? उतर भी, अलमीर ने मुस्कुराते कहा था तो सयान और सख्ती से इसके गले लग गया। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप आ गए, मुझे लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। जयान ने आंखें बंद करते मुस्कुरा कर कहा तो अलमीर की अब बस हुई। इसने जोरदार मुक्का इसकी कमर पर जुड़ा तो वो आह करता जोर से कमर के बल नीचे गिरा। अब यकीन आ गया मेरे भाई को कि मैं आ गया, अलमीर ने मुस्कुराते कहा तो जया ने शिकायती नजरों से इसे देखा, जबकि जावियार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ नाश्ता करता मुस्कुराता हुआ ये मंजर देख रहा था। दादू ने करीब आते अलमीर को अपने सीने से लगाया तो वो भी मुस्कुराता हुआ सख्ती से इन्हें अपने बाहों के सार में ले गया। मेरा बेटा तू आ गया अलमीर, मैंने तुझे बहुत याद किया था बेटा, दादू ने आंखों में आंसू लिए कहा तो वो मुस्कुराया। अरे माय ब्यूटीफुल लेडी, अब आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैं यार, अलमीर ने शरारती लहजे में कहा तो दादू मुस्कुराई। जब वो झुकता हुआ इनका गाल चूम गया। अब आगे आपको यकीन माय लेडी, अलमीर ने फिर से इन्हें गले लगाकर कहा तो वो भी हंसती हुई इस बात में सर हिला गई। हाँ बेटा, बाप भी याद हैं या बस भाई और दादी ही याद हैं, वजह साहब ने सोफे पर बैठे बैठे कहा तो अलमीर इनके करीब आता इनके गले लग गया, और जबकि वजह साहब भी खड़े होते अपने बेटे के बगल गिर हुए। कैसे हैं आप डैड, अलमीर ने हल्की आवाज में पूछा तो वो भी हल्के से मुस्कुराते से दूर हुए और खामोशी से सारा इस बात में हिला गए। एक वही इनका बेटा था जिससे वो खुलकर हर बात कर लिया करते थे, इसके सामने रो लिया करते, अपना दिल हल्का कर लिया करते थे। अब अलमीर की नज़र सामने डाइनिंग पर बैठे जावियार पर गई थी, जो नाश्ते के साथ आज ऐसे इंसाफ कर रहा था जैसे ये इसका पहला और आखिरी नाश्ता हो। अलमीर ने मुठियां भींचते इसे देखा था। एक तो इसे इग्नोर होना हरगिज बर्दाश्त नहीं था, वो इन लोगों में से था जिस पर सबकी नजरें रहा करती थी इसकी बातों की वजह से। ऐसे में अगर कोई इसे इग्नोर करता था तो वो इसकी नज़रों से बच नहीं पाता था। जावियार नजरें नीचे किए ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डाल गया था, जबकि होठों पर मुस्कान आने को मचर रही थी। इसे पता था सामने वाला इसकी इस अमल से जल भुनकर राख हो रहा होगा। टेबल से आवाज उठाते इसने वहीं से जावियार के सर का निशाना लिया था, जिसे जावियार ने बर्वक्त थामा था, वरना आज इसकी रूह परवास कर जाती। भले अलमीर चैंपियन था बास्केटबॉल में, लेकिन जावियार भी इसी का भाई था, वो भी जुड़वा कैसे पीछे रहता। दिमाग खराब है क्या, अभी मुझे लग जाता तो, जावियार ने माथे पर बल सजाते कहा था। मुस्कुराहट को अभी भी होठों पर आने नहीं दिया था कि जावियार सिकंदर का अपने जज्बात पर कंट्रोल बहुत था। तेरे दिमाग फोड़ने के लिए ही मैंने ये फेंका था, ज्यादा खराब हो रहा है ना। ये अलमीर अपनी जैकेट उतार कर फेंकता हुआ इसकी तरफ बढ़ा तो जावियार, जो आज आम ड्रेसिंग में था, ब्लैक टी शर्ट और वाइट ट्राउजर, इसे अपनी तरफ बढ़ता देख टेबल से उठ खड़ा हुआ। तूने और इस मिस्टर खड़ूस यारम ने जो मुझे इग्नोर किया है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझे भूल जाओगे और मैं कुछ नहीं कहूंगा? हाँ, अलमीर ने इसकी तरफ शीशे का गिलास फेंकते हुए कहा, जो जावियार दाएं तरफ पकड़ा मुड़ा तो वो गिलास जमीन पर जा लगा। जावियार अब माथे पर बल डाले इसे देख रहा था। देखो अलमीर, बिहेव, जावियार ने उंगली उठाकर इसे वार्न किया। भाड़ में गया बिहेव, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, और फिर पलट कर मुझे फोन भी नहीं किया। अब तुम दोनों को जीने का कोई हक नहीं है, अलमीर ने गुस्से से इसकी तरफ भागते हुए कहा था, जबकि जयान सेब हाथ में लिए सोफे पर बैठा मुस्कुराता दूर से ये मंजर देख रहा था। जावियार की ऐसी क्लास लेता देख अलमीर से बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि एक वही था जो इस गुस्सील इंसान को हैंडल करता था और दूसरा तो खुद ही से प्रमोट करता था। हम फारिग नहीं है, हमें और भी काम ज़रूरी काम होते हैं। जावियार ने दूर से इसकी जख्मों पर नमक छिड़का था और फिर तंजिया मुस्कुराया था, जिसे सुनकर इसकी वही जहरीली मुस्कुराहट देखकर अलमीर का पारा मजीद हाई हुआ था कि साइड पर पड़ा क्रिकेट का बल्ला उठाते अलमीर अब इसकी तरफ दौड़ा था। तू रुक बेटा, मैं तुझे सीधा जहन्नम के नज़ारे करवाता हूँ, आज तू वहां जाकर अपने सारे काम पूरे करना। अलमीर इसके पीछे दौड़ा था। जब वो भागता हुआ गार्डन की तरफ आया था, मीर डोंट डू दिस, इसे नीचे रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जावियार ने फिर उंगली उठाते हुए इसे वार्न किया था। अबे चुप साले हिटलर, तुझसे तो बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, अलमीर ने गुस्से से झिड़का था, जब जावियार के माथे पर बल पड़े थे। मेरी अमीर, आज फंक्शन है, अगर मेरे फेस पर एक भी निशान आया ना, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। जावियार इसे वार्निंग पर वार्निंग दे रहा था, जबकि अलमीर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दादो भी घर में सर पकड़कर बैठ गई थी और जयान कुर्सी उठाता पोर्च में रखते लाइव ये नज़ारे कर रहा था। जब हाना मेन गेट से अंदर आई, इसे आज ही दादो ने सुबह कॉल करके भरपूर इसरार पर बुलाया था, जबकि इसके दिल में ये खौफ था कि कहीं वो कंची आंखों वाला जल्लाद घर पर ना हो।
کیونکہ یہ ایک زہریلا انکشاف تھا اس کے لیے. اتنی سویٹ لوگوں کے گھر میں ایک وہ جلاد بھی رہتا ہے. اس لیے وہ بہت ٹینشن میں تھی کہ اگر اس نے حانم کو گھر میں دیکھ وویلا مچا دیا تو وہ کیا کرے گی. اس لیے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن دادو نے اتنا اصرار کیا تو انہیں منع نہ کر سکی. اب حانم نے مین گیٹ سے گھر میں قدم رہی رکھا تھا کہ سامنے اسے زیان بیٹھا نظر آیا تھا، جو ہاتھ میں سیب پکڑے دائیں طرف پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا. اسے مسکراتا دیکھ وہ بھی مسکرائی اور دائیں طرف جیسے ہی منہ موڑا تو وہ شاکڈ رہ گئی. اسے فی الحال صرف زاویار کا چہرہ نظر آیا تھا، جو کسی کو انگلی اٹھا کر وارن کر رہا تھا، جبکہ سامنے والے کے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ تھا. لیکن زاویار کو ایسے دیکھ اسے تو غش پڑنے لگا تھا. وہ کھڑوس انسان جو آفس میں جلاد بنا گھومتا ہو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، وہ یہاں کسی سے بچ بچ کر بھاگ رہا تھا. اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی. زاویار سر. اس کی آنکھوں پر دونوں وجود تھمے تھے. زاویار تو حانم کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑتا مٹھیاں بھیج گیا تھا. وہ لڑکی اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی اور اوپر سے اس حال میں دیکھ لیا تھا. اس کی تو امیج ہی خراب ہو گئی تھی. یہ سوچ کر زاویار کے دماغ میں شارٹ سرکٹس ہونے لگے تھے، جبکہ زیان بھی حانم کو دیکھ چیئر سے کھڑا ہوا تھا. حانم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے المیر کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی، جس کی حانم کی طرف پوچھ تھی. حانم یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے. یارم تو ہونے سے رہا کہ ایسی حرکتیں اس کی پرسنالٹی کو زیب نہیں دیتی تھی، تو پھر یہ کون تھا جو زاویار سے اتنا فری تھا. وہ ماتھے پر بل ڈالے اس انسان کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ زاویار اس کی جرأت دیکھ رہا تھا. وہ کچھ بولتا ہی کہ المیر حانم کی طرف پلٹا اور حانم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ گھبرا کر 2 قدم دور ہوئی. اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جبکہ چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات تھے. یہ تو بالکل زاویار جیسا تھا. کیا اسے سب کی شکل میں یہ جلاد نظر آ رہا تھا یا یہ کوئی بھوت تھا؟ یہ ساری سوچیں اس کے دماغ کو بند کر گئی تھی. یہ حانم کے منہ میں الفاظ نہیں تھے. وہ انگلی اٹھا کر کبھی المیر کی طرف کرتی، کبھی زیان کی طرف. وہ دونوں بالکل ایک جیسے تھے، جبکہ حانم کو تو یہ بھوت پریت لگ رہا تھا. دادو. وہ اتنی زور سے چیخی اور پھر وہیں المیر کے قدموں میں گر گئی. زاویار نے کوفت سے آنکھیں گھمائی تھی. سیلی گرل. جبکہ المیر تو اس عجوبے کو آنکھیں چھوٹی کیے دیکھ رہا تھا. وہ کبھی زاویار کو دیکھتا، کبھی نیچے پڑی حانم کو. یہ کیا تھا بھائی؟ المیر نے بھویں اچکاتے سوال کیا تو زاویار نے ماتھے پر بل ڈالے نفی میں سر ہلایا. زیان بھاگا ہوا اندر جا کر دادو کو باہر لے کر آیا، جبکہ وہ گھبرا گئی تھی حانم کو ایسے نیچے پڑا دیکھ. زاویار خاموشی سے ہاتھ باندھے کھڑا اس وجود کو گھور رہا تھا اور المیر ایک ہاتھ زاویار کے کندھے پر رکھے اپنے ایک پیر دوسرے سے فولڈ کر کے زاویار کے آسرے پر کھڑا. وہ بھی حانم کو ہی عجیب طریقے سے گھور رہا تھا. دونوں بے حس ہو. نظر نہیں آ رہا بچی نیچے بے ہوش پڑی ہیں؟ دادو قریب آتے جھکتے حانم کو اٹھانے لگی، جبکہ المیر نے ناسمجھی سے دادو کو دیکھا. ہم بھی یہاں کھڑے یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بچی بے ہوش ہوئی کیوں ہے. ہم کیا اتنے بدصورت ہیں بھائی؟ المیر نے پہلے دادو اور آخر میں زاویار کی طرف پلٹتے تعجب سے پوچھا تو زاویار نے کوفت سے اپنا کندھا جھٹکا. یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہیں دادو؟ زاویار نے چڑچڑاہٹ سے پوچھا تو دادو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. کیا مطلب ہے کیا کر رہی ہیں؟ میں نے بلایا تھا اسے گھر، میرا دل کر رہا تھا اسے ملنے کا، لیکن اسے ہوا کیا؟ یہ بے ہوش ہوئی کیسے؟ دادو نے جھنجھلاہٹ سے پوچھا اور اسے اٹھانے میں مدد دینے لگی. جب سکینہ بھی بھاگی ہوئی آئی اور ایک طرف سے اسے سہارا دیتی اندر لے جانے لگی. جب زاویار غصے سے البتہ المیر تعجب سے ماتھے پر بال ڈالے اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئے. اس کی آنکھیں کھلی تو ایک عالیشان سے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. نرم نرم گدا تھا. اس نے آنکھیں میچتے پھر سے کھولی. کیا وہ خواب دیکھ رہی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن جیسے ہی دائیں طرف چہرہ موڑا تو دادو اور زیان کھڑے تھے. کیسی ہو بیٹا؟ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دادو نے پریشانی سے پوچھا تو حانم کو سب یاد آ گیا. آنکھیں پھاڑے پورے کمرے میں چہرہ گھما کر دیکھا تو جلدی سے اٹھ بیٹھی. دادو اس گھر میں بھوت ہیں. حانم نے دادو کا ہاتھ تھامتے آہستہ سے کہا تو دادو نے پریشانی سے اسے دیکھا. کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. دادو کی بات پر زیان بھی پریشانی سے آگے بڑھا. دادو آپ زیان سے پوچھیں، اس نے بھی دیکھا تھا ہے نا زیان؟ زیان نے آنکھیں میچی. وہ سمجھ گیا تھا کیا کہانی ہے. جب المیر اور زاویار نے ایک ساتھ کمرے میں قدم رکھا. المیر وائٹ شرٹ بلیک ٹراؤزر پہنا تھا، جبکہ زاویار بلیک شرٹ وائٹ ٹراؤزر، اور دونوں ہی بے حد ہینڈسم لگ رہے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک. لیکن انہیں ایک ساتھ دیکھ حانم نے آنکھیں پھر پھاڑی. دیکھیں دادو دیکھیں، آپ کو یہاں دو جلاد نظر آ رہے ہیں؟ مجھے نظر آ رہے ہیں دادو، حانم کہتے جلدی سے دادو کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ آنکھیں میچ رہی تھی. دونوں نے اس کی بات نہ سمجھی سے سنی پھر المیر اور زاویار کو دیکھ. دادو نے اس کی بات نہ سمجھی سے سنی پھر المیر اور زاویار کو دیکھا. کون جلاد بیٹا؟ دادو نے ماتھے پر بل ڈالے اسے پوچھا جو ان کے سینے میں دبکی ہوئی تھی. وہی کنچی آنکھوں والا جلاد. لوگوں سے تو ایک ایک ہینڈل نہیں ہوتا اور مجھے یہاں دو نظر آ رہے ہیں. دادو میں کیا کروں؟ حانم نے ڈرتے ڈرتے کہا تو زاویار نے غصے سے مٹھیاں بھینچی. یہ دوسری بار تھا جب اس لڑکی نے اس سے جلاد کہا تھا. وہ بخشنے والا نہیں تھا اسے.
जबकि अलमीर तो कहका लगाकर हंसा था। जावियार को जल्लाद सुनते ही, देख अभी थोड़ी देर पहले ज़यान ने इसे बताया था कि ये जावियार भाई की सेक्रेटरी है और दादो की भी जान बचाई थी, इसलिए वो हानम को जान गया था। जबकि इसका कहकर रुकते ना देख जावियार ने गर्दन घुमाते अलमीर को घूरा था अपनी कंची आंखों से, तो अलमीर ने बिना कहकर रोके इसके मुंह अपने हाथों से मोड़कर सामने किया। वो कहाँ डरता था इन आंखों से। शट अप, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, जावियार ने तेज आवाज में बोला। तो हानम ने झट से आंखें खोलते दादो से बिना दूर हुए जावियार की तरफ देखा था, लेकिन इसे अभी भी इसके बराबर में इसका हमशक्ल खड़ा नजर आ रहा था, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, खूबसूरत मुस्कान। इसे जावियार से ज्यादा इसका भूत अच्छा लगा था, कितना प्यारा मुस्कुराता था वो। दादो ने जावियार के जुमले पर इसे घूरा और हानम को खुद से दूर किया। बेटे ये दोनों जुड़वा भाई हैं, जावियार और अलमीर, दादो ने इसे बताया। तो वो आंखें फाड़े इसे देखने लगी। जुड़वा? इतने जुड़वा दादो? इसने माथे पर बल डाले कंफ्यूजन से कहा। बेटा इतना कहाँ है, गौर से देखो। अलमीर की आंखों का रंग स्याह है जबकि जावियार की आंखें सुरमई रंग की हैं। दादो ने नरमी से इसे फर्क बताया। हाँ, और ज्यादा गौर से देखोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं ज्यादा हैंडसम हूँ, अलमीर ने शौक़ी से कहा। तो जावियार ने फिर अपनी गहरी सुरमई आंखें कोफत से घुमाई। क्या कम नौटंकी थी इसके घर वाले जो ये नमूनी भी यहाँ तशरीफ ले आई, जावियार ने कोफत से सोचा। अलमीर की बात पर हानम ने गुस्से से दोनों को देखा था। हानम ने गौर से दोनों को देखा था। वो दोनों वाकई बहुत हुस्न रखते थे अपने आप में। ये इन दोनों में से कौन सा ज्यादा हैंडसम था, कोई फर्क न कर पाता। ये देख हानम ने सोचा, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। अभी भी वो गहरे शॉक्ड में थी। इस जल्लाद जैसे और लोग भी थे दुनिया में, एक कम था जो इसकी शक्ल में, दूसरा भी भेज दिया अल्लाह। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई। ज्यादा जबान से बोलने की गलती नहीं की थी, क्योंकि इसने जावियार के तासुरात देख लिए थे, जिसका बस नहीं चल रहा था इसे बाहर ले जाकर रोड पर खड़ा कर दे अभी के अभी। तो प्रीति हानम कैसी हो आप तुम, अलमीर ने मुस्कुराते करीब आकर पूछा। थूक निकलते अलमीर को देख फिर पीछे खड़े जावियार को देखने लगी जो इसी को देख रहा था। मैं ठीक हूँ और अब मुझे चलना चाहिए दादू, मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं लग रही मुझे, हानम कहती हड़बड़ा कर उठने लगी जब दादू ने इसके बाजू थामा। अरे बेटा रुको तो सही, थोड़ी देर ही, इसे अपना ही घर समझो, दादू ने इसे प्यार से कहा। तो वो मुस्कुराई जबकि जावियार को तो अब पितंगे ही लग गए थे। कितनी आराम से दादो ने इसे 2 टके की लड़की, इस 2 टके की लड़की को ये घर इसका घर कह दिया था। क्या फजूलियात हैं दादो, आप किसी को भी सड़क से उठाकर घर में बिठा देती हैं। ये घर है हमारा, यतीम खाना नहीं है कोई। इन गरीबों को कुछ दे दिलाकर बात खत्म किया करें। वैसे भी आपकी जान बचाकर इसने जो हम पर एहसान किया था वो इसको जॉब की सूरत में देकर हमने उतार दिए हैं। अब ख़त्म करें ये ड्रामे और सिकंदर हाउस से बाहर का रास्ता दिखाएं जल्द से। जावियार मुंह पर सुनाता कमरे से जा चुका था, जबकि वहां पर बैठे हर शख्स पर खामोशी तारी हो गई थी। हानम का चेहरा जलालत के मारे सुर्ख हुआ था। वो तो इनकी मोहब्बत में यहाँ आ गई थी, लेकिन इस शख्स ने तो इसे गिरा पड़ा ही समझ लिया था। इसकी जात को 2 कोड़ी का करके वो जा चुका था, जबकि दादो और जयान भी बेहद शर्मिंदा हो गए थे जावियार के लफ्जों पर। अलमीर भी खामोशी से खड़ा ये तमाशा देख रहा था। बड़ा कोई अजीब इंसान है फिलहाल तो ये। देखते ही देखते हानम की आंखें आंसुओं से भर गई। वो फौरन कंबल एक तरफ करते खामोशी से उठ खड़ी। बेटा हानम, जावियार की बातों का बुरा नहीं मानो, वो थोड़ा सख्त मजाज है मैं इसकी तरफ से तुमसे। दादो अभी इतना ही कहते हाथ जोड़े ही थे कि अलमीर भी चूका और पेशानी पर बल सजा गया, लेकिन हानम ने इनके हाथ फौरन थाम लिए। कोई बात नहीं दादू, वो ठीक कह रहे हैं। मैं भी ना मुंह उठाकर आपके घर आ गई। वो तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे हर किसी से इतनी मोहब्बत नहीं जितानी चाहिए। कोई भी आपकी मोहब्बत का फ़ायदा उठा सकता है ना। अब मैं चलती हूँ, अब ख्याल रखिएगा अपना। वो बमुश्किल मुंह से अल्फाज अदा करती वहाँ से चली गई थी, जबकि अब तो जयान की आंखें भी झिलमिला गई थी। इसका भाई कितना रूठ था इसे आज अंदाज़ा हुआ था। अलमीर ने भी संजीदा होते हानम को देखा था और दूर तक अलमीर की नज़रों ने इसका पीछा किया था। इससे जावियार की इतनी बदतमीजी की वजह समझ नहीं आई थी। वो भी पलटते अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि दादो भी बिस्तर पर ढह गई थी। ये तूने अच्छा नहीं किया जावियार, तूने इस बच्ची का नहीं मेरा दिल तोड़ा है, दादो नम आंखें से बुड़बुड़ाते आंखें बंद कर गई थी, जबकि जयान भी अपने कमरे में चला गया था। यार बहुत रूड है, बहुत ही रूड है। एक लड़की का दिल वैसे इतना नाजुक होता है और ये इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो सबके सामने आंसुओं को रोक चुकी थी, लेकिन पोर्च में आते ही लड़ियों की सूरत बहने लगे थे। वो कैसे इसको इतना जलील कर सकता था, कोई किसी से इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकता था। इसने हाथों की पूंछ से दोनों आंखों को साफ किया। वो गरीब थी तो क्या इसे कुछ भी कह देगा। जावियार जो काफी कपली कमरे की बालकनी में आया था, इसकी नजर पोर्च में खड़ी हाना पर पड़ी जो अपने आंसुओं को साफ कर रही थी बच्चों की तरह।
सावियार को लगता था इसने जो कहा बिल्कुल गलत नहीं कहा, इन गरीबों को औकात में रखना चाहिए और हानम जैसी बदतमीज को तो लिमिट में रखना जरूरी था। जावियार यही सब सोच रहा था, लेकिन अब हानम को इस तरह रोते देख वो एकदम संजीदा होते एक कदम बढ़ाता हाथों को ग्रिल पर रख गया। इसकी गहरी सुरमई आंखें खामोश थी, संजीदा थी। इसे इस तरह रोते देख इसे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हुई थी, लेकिन ये सब वक्ती था। जब इसके ज़हन में दोबारा इसकी रोड पर बदतमीजी और ऑफिस में सबके सामने की गई बदतमीजी याद आई तो 2 मिनट में इसकी शर्मिंदगी ज़ाहिल हुई। वो मगरूर नज़रों से इसे देखने लगा कि इसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हानम ने रोते रोते पलट कर एक नज़र पीछे देखा था जहाँ कोई नहीं था। आंसू फिर आंखों में आ बसे थे जब इसकी नज़र ऊपर बालकनी में खड़ी जावियार पर पड़ी, जो हाथ में काफ़ी का कप था, में मगरूर नज़रों से देख रहा था इसे। हानम को बेतहाशा नफरत महसूस हुई थी इस मगरूर आदमी से। इसने फौरन चेहरा मोड़ा था और अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए थे और यहाँ कभी न आने का तहैया करते निकलती चली गई थी। वहां से घर पहुंची इसका मोबाइल बजा, जहाँ आयशा की कॉल थी। जी आयशा, इसने अपने आंसू साफ करते नॉर्मल आवाज में कहा। हाना, मुझे आपको ये बताना था कि आज आप और मैं भी इनवाइटेड हैं। सर को हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि आज शाम आप भी तैयार रहिएगा। आयशा के बताने पर इसने अपने दुखते सर पर हाथ रखा। जी ठीक है। हानम ने कॉल रखी। आज इस शख्स की शक्ल वो हरगिज़ भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन ना चाह कर कोई मौका भी नहीं देना चाहती थी। आज शाम यारम के लिए भी बड़ी शाम थी। ये सोचकर इसने खुद को मजबूत किया और उठ खड़ी हुई। जाना तो था ही। पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां बिजनेस की दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी। मीडिया रिपोर्टर सब मौजूद थे, जहां मुख्तलिफ मशहूर बिजनेसमैन के वो इंटरव्यू ले रहे थे। जब एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रॉस आकर रुकी, वहां के गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो यारम सुल्तान गौरी ने अपना कदम बाहर जमाया। मीडिया के लोग जो यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन इकबाल रऊफ का इंटरव्यू ले रहे थे, इसे छोड़ यारम सुल्तान की तरफ भागे, जो 6 फुट से निकलते कद के साथ ब्लैक टक्सीडो पहने गाड़ी से बाहर निकला था। बाल जल्द से सेट करने के बावजूद खूबसूरती से माथे पर गिर रहे थे। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। नीली आंखें मगरूर ना थी, लेकिन बहुत पुरएतमाद थी, जैसे जानता हो कि हमेशा की तरह इस बार भी फतह इसी के हिस्से में आएगी। मजबूत जिमिंग करके बनाई गई जिसामत और इसकी थोड़ी हैवी बियर्ड इसे बहुत हसीन मर्द बता रही थी, जबकि आंखों की पुरस्कारियत इसका रोब व दबदबा बरकरार रखती थी। आसपास खड़ी लड़कियां दिल थाम कर इसे देख रही थी। जो नहायत खूबसूरत नकूश के साथ एक पुरवजाहत मर्द था, उसकी शख्सियत की पुरस्कारियत लोगों को इसकी तरह मुतवज्जे करती थी। इसे नज़रअंदाज करते वो मजबूत कदम उठाता आगे की तरफ बढ़ा था। जब इसकी बॉडीगार्ड आगे बढ़ते इसे अवाम और मीडिया से प्रोटेक्ट करने लगे, इसने हाथ उठाते बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो वो थम गए। वो आगे बढ़ा तो पलक झपकते तमाम रिपोर्टर इसके पास माइक लेकर आ खड़े हुए। मिस्टर यारम सुल्तान, क्या लगता है आपको, क्या हर बार की तरह इस बार भी आप ही नंबर 1 होंगे या फिर इस बार कोई और बाजी? रिपोर्टर्स अभी बोल ही रही थी जब यारम ने इसकी बात काटी। फतह मंदी यारम को मुकद्दर में लिख दी गई है। मेरा रब पर पूरा भरोसा है, इसलिए फिर अगर और काश जैसे अल्फाज आइंदा मेरे साथ मत जोड़िएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। वो एतमाद के साथ जवाब देता आगे बढ़ गया, जबकि लोग इसके जवाब से बेहद मुतासर हुए थे। इसने जब से बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था, वो हमेशा नंबर 1 पर रहा था। अपनी जहानत और पुरएतमादी के साथ इसने ये मकाम हासिल किया था। वो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ था, ये सब इसकी दिन रात की मेहनत थी। वो चाहता था वो एक नाम जिससे ये दुनिया से पहचाने। वो चाहता था ये रुपया, ये पैसा, ये शोहरत। वो देखना चाहता था कैसे लोग इससे पैसे से और इस शोहरत के आगे बिकते हैं, और कैसे लोग अपनी इज्जत नफ्स को अपनी गैरत इस पैसे के आगे बिछा देते हैं। और अब वो इस मकाम पर था कि वो सब जान गया था, पैसे की ताकत से आशना हो गया था। वो मीडिया को क्रॉस करता अंदर बढ़ गया जब पीछे शोर की आवाज़ गूंजी। इसने पलट कर ना देखा और आगे बढ़ गया। ओह माय गॉड, अर्शिया असफत राना, कुछ रिपोर्टर्स कहते इसकी तरफ लपके, जो अपने कार से एक अदा के साथ निकली थी, ब्लैक कलर का खूबसूरत सा गाउन पहने, जिसकी बैक आधी गायब थी और इसकी बरहाना कमर की झलक इसके बालों के पीछे से छलक रही थी, जबकि आस्तीनें पूरी थी। पैरों में खूबसूरत सी ब्लैक हील पहने वो अदा से बाहर निकली जब इसके गार्ड ने इस चारों तरफ से इसे प्रोटेक्ट किया, और वो मगरूराना चाल चलती अदा के साथ आगे बढ़ गई। लोगों से मुखातिब होना इसने ज़रूरी ना समझा था। इसने इवेंट में कदम रखा तो वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे। लोगों की चकाचौंध हर जगह थी। वो आगे बढ़ी एक अदा के साथ। जब वहाँ के इवेंट मैनेजर इससे इज्जत के साथ बात करते, इसलिए आगे बढ़े।
अर्शिया राणा जो पुरएतमादी के साथ चल रही थी, अचानक इसकी हील मुड़ी और इतने लोगों की मौजूदगी में नीचे गिरती कि फौरी तौर पर किसी ने इसके पेट के गिर्द अपना मजबूत हाथ रखते इसे गिरने से थामा था। वहाँ जो हर तरफ सब आपस में बातों में लगे थे, मीडिया, लोग, तमाम अफराद, वो सब अर्शिया का लड़खड़ाने पर मुतवज्जे हुए। लेकिन जब इसे किसी ने थामा तो अचानक मीडिया तस्वीरें बनाने लगी। अर्शिया सांस रोक के झुकी हुई थी, आंखें साकित हो गई थी। एक खूबसूरत क्लून की खुशबू इसकी सांसों में घुली थी, जिससे अर्शिया ने गहरी सांस भरते महसूस किया था। लेकिन फिर आंखें खोलते वो होश की दुनिया में लौटी। इसने सुकून का सांस भरा कि इतने लोगों में वो गिरी नहीं। लेकिन फिर जब इसके एहसास हुआ कि किसी ने इसके पेट पर हाथ रखा है, वो फौरन खड़ी हुई। इतनी हिम्मत किसने की थी कि अर्शिया को इस तरह छुए? यारम जो सामने से काल पर बात करता हुआ आ रहा था, इसका दिमाग बात करने वाले की तरह मुतवज्जे था। लेकिन जब अचानक अपने बराबर से गुजरते हल्की सी चीख सुनी तो लड़खड़ाते वजूद को बचाने के लिए अपना एक हाथ का इस्तेमाल किया और इसके पेट के गिर्द से गुजारते इसे बचा लिया, जबकि वो दूसरा हाथ इसके कान के करीब फ़ोन पकड़े हुए था। वो माथे पर दो बल डाले इस वजूद को देख रहा था जो इसके हाथ पर झुकी हुई थी, जबकि पीछे से इसकी बरहाना कमर देखते यारम ने अपनी नज़रों का जाविया बदलते इसे खड़े होते देख झटके से नागवारी के साथ इसके पेट से अपना हाथ खींचा था। अर्शिया ने लड़खड़ाते गुस्से से नज़र उठाकर देखा तो इससे 2 कदम दूर वो हसीन मर्द माथे पर बल डाले खड़ा था, जिसकी पेशानी पर हल्के से बाल आ रहे थे। इसकी गहरी नीली आंखों में अर्शिया की सुनहरी आंखें टकराई तो अर्शिया की आंखों ने पलटने से इनकार कर दिया और फिर नज़र हल्की सी नीचे सरकी तो इसकी घनी दाढ़ी पर अर्शिया की सांस अटकी। फिर दिल की ख्वाहिश पर नज़र थोड़ी ऊपर और नीचे गई तो इसके गले की उभरती हड्डी पर अर्शिया को लगा इसकी धड़कनें रुक गई हों। इसके सुनहरी रंग की आंखें सिर्फ यारम सुल्तान गौरी का तवाफ कर रही थी। तो आ गया ट्विस्ट स्टोरी में। अर्शिया ने घूंट भरकर नज़र फिर उठाकर इसकी आंखों में देखा था, जिसके चेहरे पर नागवारियत और झंझलाहट थी, जबकि इसके बरक्स अर्शिया राणा के खूबसूरत चेहरे पर कोई तासुर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इसके दिल में क्या चल रहा था ये अर्शिया राणा से बेहतर कोई नहीं जानता था। अर्शिया का मबहूत होना यारम ने महसूस ज़रूर किया था, लेकिन इसके वजूद को देख यारम ने पल भर में अपनी नज़र पलटी थी और हाथ से फ़ोन थामे वो सीधा चला गया था। वो जा चुका था, लेकिन अर्शिया राणा की नज़रें इसकी पुश्त पर जमी रही जब तक वो वहाँ से ओझल ना हो गया। अर्शिया ने साकित नज़रों से गहरी सांस भरी थी, जबकि आंखें अब तक ना झपकी थी। अब वो खुशबू कहीं नहीं थी, वो जा चुका था। कौन था, क्या था, वो नहीं जानती थी, लेकिन इसकी आंखें अर्शिया ने पलकें झपकते फिर गहरी सांस ली थी। मैडम आप ठीक हैं? इसके असिस्टेंट ने आकर इसे होश दिलाया। हाँ ठीक हूँ मैं, अर्शिया ने खोए खोए लहजे में कहा था, जबकि तासुर इसके चेहरे पर अब भी कोई नहीं था। इसने एक नज़र चारों तरफ घुमाई थी। वो एक मजबूत और साफ की लड़की थी, लेकिन अभी ये इसे क्या हुआ था वो जान ना सकी। सारे झटकते फिर मजबूत कदम उठाते इसे वहाँ के मैनेजर अपने साथ ले जाते एक मखसूस जगह पर बिठा गए, जहाँ वो खामोशी से पूरे एतमादी के साथ बैठी थी, जबकि सारे रिपोर्टर्स को अब आराम से पीछे बिठा दिया गया था। नज़ारा कुछ यूँ था कि बीच में एक चौड़ाई के साथ रैंप नुमा स्टेज बनाया गया था, जबकि चारों तरफ लोग बैठे थे। वही रैंप के दाएं तरफ अर्शिया बड़ी शान से बैठी थी। वो चारों तरफ नज़रें दौड़ा रही थी। इसकी नज़रें जैसे लाइलमी के संग ढूंढ रही थी। इससे इसका दिल और दिमाग दोनों नावाकिफ थे। यारम काफ़ी देर से कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों से बातें कर रहा था, जबकि हर थोड़ी देर में वो घड़ी की तरफ देखता। वो ज़ावियार का इंतज़ार कर रहा था, जो दादू और वजाहत साहब के साथ आने वाला था और अब तक नहीं आया था, जबकि सना बेगम भी शाम से ज़ावियार के घर थी। वो सब साथ आने वाले थे और यारम किसी ज़रूरी काम से डायरेक्ट फंक्शन में आया था और अब सबका इंतज़ार करते वो बार बार घड़ी देख रहा था। जब सामने से ही वो सब इसे आते हुए नज़र आए। ज़ावियार डार्क ब्लू टैक्सीडो में आज से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जबकि यारम की आंखें तो इसकी जुड़वा को देखकर शॉक्ड हुई थी, जो खुद भी शान से मुस्कुराता हुआ ग्रे पैंट शर्ट में चलता आ रहा था और यारम के एक्सप्रेशन पर दांत निकाल रहा था। वो क्यों ना आता भला, कभी ये फंक्शन इसके बगैर इन दोनों ने अटेंड किया था जो अब वो करने देता। वो सब जैसे इस तक पहुंचे, यारम ने सबसे पहले दादू के सामने सर झुकाया, जो इसका माथा चूम गई। फिर वजाहत साहब के गले लगा था, जिन्होंने इसे सख्ती से खुद से बगल गिर किया था। कैसे हो नौजवान, मुझे यकीन है इस साल भी जीत मेरे बेटों के नाम लिखी गई है। वजाहत साहब ने एक हाथ यारम के कंधे पर रखा था, जबकि दूसरा हाथ इन्होंने ज़ावियार के कंधे पर रखते फ़ख्र से कहा। तो वो दोनों भी शान से मुस्कुराए थे। इंशाल्लाह बाबा, मुझे भी यकीन है, ज़ावियार ने सर उठाते मगरूर लहजे में कहा था। जब वहाँ खड़ा सब लोग मुस्कुराए और यारम ने भी सना बेगम को हसार में लेते इनके सर पर होंठ रखे, जो खुद भी नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। यारम की नज़र अलमीर पर पड़ी थी, जो इसे देख कम घूर ज़्यादा रहा था। यारम ने एक आईब्रो उठाते इसे देखा,
تو وہ آنکھیں چھوٹی کیے سے دیکھنے لگا۔ ایسے گھرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آنا ہی تھا، اس لیے میں زیادہ شاک نہیں ہوا، مجھے پتا تھا تم آؤ گے۔ یارم ایک سائڈ سے مسکراتا بولا تو المیر کا کیکا اٹھا، یہ سب تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ری ایکشن سے اندازہ ہو گیا تھا۔ المیر کے کہنے پر یارم 2 لمحے سے گھرتا رہا، پھر مسکراتا اس کے گلے لگا، اگر تو نہ آتا تو تجھے بتاتا۔ یارم نے اس کے کندھے پر مکہ جڑا تو وہ بھی مسکراتا اس سے دور ہوا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا بڑی۔ المیر نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا تو زاویار بھی یہ دیکھ مسکرایا۔ زاویار یوں ہی مسکراتا انہیں دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر سامنے اٹھی تھی جہاں سے عائشہ اور حنم ایک ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ان دونوں نے سیم ڈریسنگ کی تھی، بلیک کلر کے پلین پلازو پہنے، وہ دونوں سر پر بلیک اور وائٹ پرنٹڈ حجاب باندھی ہوئی تھی جو ان دونوں کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ وہ دونوں آئی، عائشہ نے مسکراتے سب کو سلام کیا تو دادو نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حنم نے بھی آتے سپاٹ چہرہ لیے سب کو سلام کیا تھا، جبکہ زیان اس کا اداس چہرہ دیکھ کر خود بھی مسکراہٹ سمیٹ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے بہت برا لگا تھا جو زاویار نے حنم کے ساتھ کیا تھا، جبکہ حنم کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ دادو کو بھی اس کی جھکی نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ بھی شکایتی نظروں سے زاویار کو دیکھنے لگی جو سپاٹ چہرہ لیے حنم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے مس عائشہ، آپ تو کچھ زیادہ ہی پیاری ہو گئی ہیں، یہ سب میک اپ کا کمال ہے، المیر نے مسکراتے عائشہ سے کہا تو وہ سب کے بیچ اس طرح المیر کے بے تکلف ہونے پر گڑبڑا گئی تھی۔ جی سر، میں، اس نے لڑکھڑاتے جواب دیا تو زاویار نے المیر کو دیکھ آنکھیں گھمائی، جبکہ یارم بھی اسے گھورنے لگا۔ کچھ شرم کرو، دادی کے سامنے کھڑا ہے اور تو اس بچی سے فلرٹ کر رہا ہے۔ دادو نے المیر کے کان کھینچے، جبکہ عائشہ کے تو پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ اس سب میں حنم خاموش کھڑی تھی۔ کیسی ہو ہانی؟ یارم نے مسکراتے اس کے قریب آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ یارم کو دیکھتے ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے اس طرح کی ایموشنل سین بہت تو سیڈ کر دیتے ہیں، ایموشنل کر دیتے ہیں۔ اوئے ہوئے، میرے گلے میں یوں آنسوؤں کا گولا اٹک جاتا ہے جب میں اس طرح کی سین پڑھتی ہوں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کی کیا ری ایکشنز ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ میں تو ریئلی بہت عجیب ہو جاتی ہوں۔ ٹھیک ہوں سر، حنم نے کہا تو یارم کو عجیب لگا، وہ اتنی رکھاؤ سے جواب تو کبھی نہیں دیتی تھی، لیکن پھر بھی یارم اگنور کر گیا۔ اور زید کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، حنم نے بمشکل مسکراتے پھر سے کہا تو وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم آنی سے ملی؟ یارم نے بات بڑھاتے ثنا بیگم کی طرف اشارہ کیا جو المیر سے ہی بات کر رہی تھی، اس کی طرف منہ کیے، شاید انہوں نے حنم کو ابھی تک دیکھا نہ تھا۔ ثنا آنٹی؟ حنم نے حیران لہجے میں پوچھا تو یارم مسکرا کر سر اس بات میں ہی لا گیا اور ثنا بیگم کو پکارا تو وہ پلٹ کر یارم کو دیکھنے لگی تو یارم نے حنم کی طرف اشارہ کیا، جبکہ ثنا بیگم حنم کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہانی بیٹا تم؟ حنم نم آنکھوں سے قریب جاتے ان کے گلے لگ گئی۔ المیر بھی خاموشی سے انہی کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے کچھ شاکنگ تھا۔ کیسی ہیں ثنا آنٹی آپ؟ حنم نے نم لہجے میں پوچھا۔ بہت کوشش کی تھی کہ ایک بھی آنسو نہ باہر آئے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ امی ابو کیسے ہیں؟ ثنا بیگم نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو وہ جو کب سے آنسو روک رہی تھی اب روک نہ سکی۔ ماں بابا کا تو 5 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حنم کے ٹوٹے لہجے کو وہاں کھڑے ہر فرد نے محسوس کیا تھا، جبکہ اسے اس طرح بکھرتے زاویار نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اتنے دنوں سے تو وہ کوئی ڈیٹ لڑکی دیکھ رہا تھا اپنے سامنے۔ کیا؟ ثنا بیگم نے حیرانی سے جواب دیا کہ انہیں یقین نہیں ہوا تھا جب حنم آنسو روکتے کانپتے لہجے میں انہیں سب بتاتی گئی تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اسے واپس اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ اور زید کیسا ہے؟ ثنا بیگم کے پوچھنے پر وہ بھی اس بات میں لا گئی، ٹھیک ہے وہ بھی۔ حنم پھیکا سا مسکرائی تو وہ اس کا ماتھا چومتے پھر اسے سینے میں بھیج گئی۔ کافی حد تک المیر بھی بات کو سمجھ گیا تھا، پھر اس نے نظر اٹھا کر یارم کو دیکھا جس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ چلیں لیڈیز، اتنا ایموشنل مت ہوئیں، اب میری بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، المیر نے شرارتی لہجے میں کہا تو ثنا بیگم مسکرا گئی، جبکہ حنم کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ نہیں آئی تھی، وہ بس خاموش ہوتی نظریں پھر سے جھکا گئی، جبکہ ثنا بیگم نے اسے ابھی تک اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ زاویار کو دکھ ہوا تھا اس کا ماضی جان کر۔ تو کیا وہ اور اس کا بھائی اکیلے رہتے ہیں؟ تو کیا وہ اکیلی سب سنبھالتی ہیں؟ زاویار اسی گہری سوچ میں تھا جب المیر کی باتوں پر وہ ہوش میں آیا اور حنم کا چہرہ دیکھتے اس نے سر جھٹکا۔ اس کی نظر میں یہ بدتمیز لڑکی ہمدردی کے لائق نہیں تھی، جبکہ یوں نظریں جھکائے کھڑی حنم اسے بہتر لگ رہی تھی اپنے سامنے۔
ज़ावियार की नज़र इस छोटे से तिल पर गई तो वो भी छुपा हुआ था, क्योंकि हाना मुस्कुरा जो नहीं रही थी। अचानक ज़ावियार के माथे पर फिर भूले भटके बल पड़ा था। वो क्यों नहीं मुस्कुरा रही थी? अरे प्रीति हानम, तुम्हारा फेस रोने से अलग ही ग्लो कर रहा है। तुम ऐसा किया करो, रोती रहा करो, तुम चमचमाती रहोगी, मेकअप की जरूरत तुम्हें नहीं है। अलमीर ने मुस्कुराती से देखकर कहा तो ज़ावियार ने भी इसके चेहरे पर गौर किया, जिसकी सुनहरी रंगत अब लाल हो रही थी। अलमीर की बात पर हानम हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो तिल अभी भी छुपा हुआ था, क्योंकि वो तो गहरी मुस्कुराहट पर खुलकर नजर आता था। मगरूर जो था, हल्की सी मुस्कान से इसका क्या बनता था? ज़ावियार के माथे का वो बल ये देखकर और गहरा हुआ, लेकिन खामोश ही रह सकता था। अपने मुंह से कुछ कह ले, ये तो हो ही नहीं सकता था। कुछ ही देर में वो सब स्टेज के बाईं तरफ एक टेबल के गिर्द आकर बैठ गए, जबकि हानम और आयशा पीछे टेबल पर बैठी। अर्शिया किसी से मुस्कुराकर बात करने में मसरूफ थी, जब इसकी नज़र बिल्कुल सामने उठी और वहीं ठहर गई जहां इसके बिल्कुल सामने स्टेज के इस पार फिर वो शख्स बैठा था। ब्लैक कलर के टैक्सीडो में वो हल्का सा मुस्कुराकर बजाज साहब से बात कर रहा था। अर्शिया की नज़र इस पर थी, इसके हलते होठों पर, जिनसे वो लफ्ज़ अदा कर रहा था। यारम ने ग्लास उठाकर होठों से लगाया था और घूंट भरा था, जब इसके गले की उभरी हुई हड्डी ने हरकत की थी और यहाँ अर्शिया का दिल डूबकर उभरा था। वो अपने होठों को जुदा किए सुनहरी आंखों के संग इसे तक रही थी। वो शख्स ब्लैक हसीन था और इस बात का इकरार इसके दिलो दिमाग ने किया था। लेकिन हुस्न तो अर्शिया राना ने अपनी ज़िंदगी में बहुत देखा था, तो क्या वो कोई साहिर था जो इसे शहर में जकड़ रहा था? वो नज़रें फेरना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी नज़रें हलने से इनकारी थी। आज अर्शिया राना को लगा था कि इसके वजूद पर जैसे कोई इख्तियार ना हो। अर्शिया राना, हम चाहेंगे आप यहाँ आए और इस अवार्ड को इसके हकदार को थमाएं। वो न जाने कई लम्हों के सामने बैठे वजूद को देख रही थी, जब इसे होश इसके नाम के अनाउंसमेंट पर आया। एक नज़र फिर सामने बैठे वजूद पर डालते इसने नज़रें फेरते अपनी सुनहरी आंखें छपकाई थी। ये क्या हो गया था इसे? आंखें खोलते वो उठी थी और फिर एतमाद के साथ मजबूत कदम उठाते वो स्टेज तक आई थी, जब वहाँ के एंकर ने इसके आगे हाथ फैलाया था, जिससे इसने मुस्कुराकर थामा था। और फिर स्टेज पर आते ही वो अपना हाथ छुड़वा गई थी, जबकि सामने खड़ा शख्स जो मुस्कुराकर इसका हाथ थामा हुआ था, अचानक हाथ खींच लेने से बदमजा हुआ। जबकि यारम ने आम सी नज़र इसके वजूद पर टिकाई थी, वो पहचान गया था इस बोल्ड लड़की को। एक नज़र इसे ऊपर से नीचे तक देखते यारम ने नज़र फेर ली थी। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी कि दिल थम जाए, लेकिन यारम सुल्तान इस बोल्डनेस को पसंद नहीं करता था कि बिनती हवा तो ढकी छुपी अच्छी लगती थी। अर्शिया ने फिलहाल दोबारा नज़र उठाकर इस शख्स को ना देखा था, वरना शायद वो डगमगा जाती। अपने हाथ में पकड़े कार्ड पर एक नाम पढ़ते इसने नज़र उठाकर सामने मुस्कुराकर देखा था। वो नहीं जानती थी कि ये नाम किसका है, इसे सिर्फ नाम अनाउंस करने से मतलब था। हेलो एवरीवन, आई होप यू आल वेल। सो इस साल इस अवार्ड के हकदार हैं गौरी इंडस्ट्री के ऑनर यारम सुल्तान गौरी और ज़ावियार वजह सिकंदर। अर्शिया ने मुस्कुराते अनाउंस किया था। इसके नाम अनाउंस करने पर यारम की आंखें चमकी थी, जबकि ज़ावियार के होठों पर और बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। यारम ने ज़ावियार को एक नज़र देखा तो इसने यारम के कंधे पर हाथ रखते थपथपाया और आंखों से इशारा किया था कि जाए और अपनी मेहनत को वसूल करे, जिस पर यारम भी मुस्कुराया था और दिल किया था सामने बैठे इस शख्स के लिए जान भी दे दे, जिसने इसका हर मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। कि कितना प्यार आता है ऐसे शख्स पर जो अपनी ज़ात से ज़्यादा आपको अहमियत दे। वो ज़ावियार के सख्ती से गले लग गया, फिर उठ खड़ा हुआ। वो जैसे ही खड़ा हुआ अपनी जगह से अर्शिया के मुस्कुराहट में ढले होंठ आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लगे। जैसे जैसे इसके करीब आ रहा था, अर्शिया का दिल धड़कते हलक में आने लगा और इसने जैसे ही स्टेज पर कदम रखा, अर्शिया को लगा इसकी धड़कन अब थम गई हो। वो अपनी नीली पुरस्कार आंखों के संग अर्शिया को ही देख रहा था, संजीदा चेहरे लिए जो खामोश नज़रों से इसे सांस रोके अपनी जगह पर जमी देख रही थी। चारों तरफ खामोशी थी, सबकी नज़रें इन दो वजूद पर टिकी थी कि कब अर्शिया इसे अवार्ड थमाएगी, लेकिन वह खामोशी से इसे देख रही थी। वो बहुत मुतासिर और मरऊब कर देने वाली शख्सियत रखता था, जबकि यारम की नज़रें भी इसके चेहरे पर टिकी थी। वो इस खूबसूरत मगर बेतासुर चेहरे को देख रहा था कि कब वो इसे थमाए। मिस अर्शिया, पीछे से मैनेजर की हल्की सी आवाज़ आई थी। वो सुनते होश की दुनिया में आई। हाँ। वो चेहरे पर बामुश्किल मुस्कुराहट लाई थी और फिर पलट कर सामने खड़े वजूद को देखा था। यारम सुल्तान गौरी। यारम ने अपना नाम बराबर करवाया तो अर्शिया भी अपने चेहरे पर बामुश्किल मुस्कुराहट सजा गई, जबकि इस बाइतमाद लड़की के हाथों की कपकपाहट वाज़ेह थी, जिस पर वो काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने खड़े वजूद की शख्सियत का असर कई गुना ज़्यादा था कि वो काबू ना पा सकी।
और फिर पलट कर पीछे खड़ी लड़की से अवार्ड थाम कर यारम को देखा और उसके सामने किया। यारम ने एक नज़र इसे देखा और दूसरी नज़र इसके हल्के से लरसते हाथों को, और फिर अगले ही पल वो इसे इस अवार्ड को थाम गया और अर्शिया पर से नज़रें हटा गया। तुम कुछ नहीं कर सकते यारम अपनी ज़िंदगी में, तुम जैसे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं और पीछे खड़े होकर कामयाब लोगों को देखते हैं। यही ज़िंदगी होती है तुम जैसे लोगों की। इस अवार्ड को थाम देख यारम के दिमाग में रूहा खावर के अल्फाज गूंजे थे। वो मुस्कुराया था, करब भरी मुस्कुराहट। अर्शिया जो बराबर में खड़ी इसके एक एक तासुर को देख रही थी, इसकी मुस्कुराहट देख इसने यारम की आंखों में देखा जहां अजियत ही अजियत थी। वो सपाट चेहरा लिए इसे देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। यारम ने अवार्ड पर नजरें जमाए, माइक करीब करते सबको सलाम किया। पिछले 4 सालों से ये कामयाबी मेरी तकदीर में लिख दी गई है। ये अवार्ड हासिल करने का मकसद है मैं खुद भी नहीं जानता। ये अवार्ड हासिल करने का मकसद क्या है मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यारम सुल्तान गौरी एक दिन कामयाबी की सबसे ऊंचे मीनार पर होगा। और ये मेरा गरूर नहीं, मेरे यकीन बोल रहा है जो मुझे मेरे रब पर है। और इस मकाम पर आकर मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मेरी मेहनत का सिला अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। यारम ने अपने रब का शुक्र अदा करते माइक नीचे कर दिया था। जब तालियों की गूंज उठी थी वो माइक वापस करते नीचे जो आ चुका था, लेकिन अर्शिया राना कितने ही लम्बे वहीं खड़ी रही थी। इसकी हर बात में अपने रब का शुक्र था। इसने कहीं भी अपनी ज़ात पर गरूर नहीं किया था, बल्कि इसके हर लफ्ज़ में आजिज़ी थी, जिसे देख अर्शिया की सोच भी थमी थी। वो मगरूर नहीं था, लेकिन इसकी ज़ात में रौब व दबदबा था, जिसे महसूस करते अर्शिया के होंठ लाइलमी तौर पर हल्के सा मुस्कुरा कर सिमटे थे। कदम उठाते वो अपनी जगह पर आ बैठी थी, लेकिन नज़रें सामने खड़े वजूद पर थी जो संजीदा चेहरा लिए खड़ा था। सना बेगम नम आंखों से इसे देखती इसके करीब हुई थी। यारम ने अकीदत से सर झुकाया तो सना बेगम ने इसका माथा चूमा। मेरा बच्चा खुश रहो हमेशा, सना बेगम कहते साथ इसके सीने से लग गई थी। तो यारम ने भी इनके गिर्द हसार तंग करते आंखें बंद कर ली थी। इसका सर झुकाना, अपने हसार में लेना, अर्शिया की नज़रें इसके हर अमल पर थी। फिर वो बारी बारी सबके गले मिला था। वजह सब अलमीर जावियार और फिर हानम इसके करीब आई थी। मुबारक हो आपको भाई। हानम ने नम आंखों से कहा कि वो इसके दर्द से वाकिफ थी। इसकी नम आंखें देख यारम भी तंजिया मुस्कुराया। शुक्रिया हानी। यारम ने इसके सर पर हाथ रखा तो वो भी धीमा सा मुस्कुराई। जावियार की नज़रें अभी भी इसी पर टिकी थी जो एक बार भी मुस्कुराई नहीं थी, लेकिन वो फिर वो अपनी नज़रें बदल गया। इससे क्या फ़र्क पड़ता था वो हंसे या रोए। बेशक जावियार सिकंदर का खुद के जज्बात पर भरपूर काबू था। अर्शिया मैडम वो यारम सुल्तान को इसके अपनों से मिलते हुए देख रही थी, जो बहुत मोहब्बत और बहुत अकीदत से मिल रहे थे एक दूसरे से। जब किसी ने इसे बुलाया तो वो पलट कर देखने लगी जहाँ मैनेजर खड़ा था। आपको बहुत शुक्रिया मैडम, आप यहाँ आई और हमारे फंक्शन को रौनक बख्शी। मैनेजर के कहने पर वो मुस्कुराई, खूबसूरत मुस्कुराहट। मैम हमें आपको चंद लोगों से मिलवाना है, प्लीज़ आएँ। मैनेजर ने कहा तो वो भी इस बात में सारे हिलाते इसके पीछे चल पड़ी। लेकिन ये देखते इसके कदम धीमे हुए कि मैनेजर और किसी से नहीं बल्कि इसी साहिर के पास लेकर जा रहा है जिसकी शख्सियत अर्शिया के असाब पर भारी हो रही थी। वो इनके करीब आकर रुके तो जावियार, अलमीर और यारम जो आपस में बातें कर रहे थे मैनेजर को देखते खामोश हुए। मुबारक हो मिस्टर यारम और मिस्टर जावियार, हर बार की तरह इस साल भी ये जीत आपकी हुई। मैनेजर ने मुबारकबाद देने पर जावियार फखरिया मुस्कुराकर सर असबात में हिला गया, जबकि यारम ने भी संजीदगी से सर असबात में हिलाया। अर्शिया के कदम भी इनके करीब आकर रुके तो मैनेजर ने मुस्कुराकर इसे यारम और जावियार से मिलाया। सर ये मिस अर्शिया राना है, हमारे मुल्क की टॉप मॉडल्स में से एक, जो हमेशा अपने टैलेंट की वजह से सुर्खियों में रहती है। मैनेजर के कहने पर यारम और जावियार ने इस लड़की को देखा था, जबकि अलमीर भी पीछे खड़ा इसे ही देख रहा था, जो काफ़ी फिटिंग के गाउन पहने हुई थी। कंधों तक आते सुनहरे बाल खूबसूरत मगर छोटे से, जबकि चेहरा भी बला का खूबसूरत था, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बेसाख्ता अलमीर ने पीछे से कमेंट पास किया और मुस्कुराया था। इसकी बात पर अर्शिया भी मुस्कुराई, लेकिन फिर चौंकते जावियार को देखा और समिति फिर से मुस्कुराई। फिर नज़र पलटते इस साहिर को देखा जो इसी को देख रहा था बेतासुर चेहरा लिए। हेलो मिस अर्शिया राना, मेरा नाम जावियार वजह सिकंदर है, नाइस टू मीट यू। जावियार ने हाथ आगे बढ़ाते कहा तो वो भी हल्का सा मुस्कुराती इसका हाथ थाम गई। हेलो मिस्टर जावियार, अर्शिया ने एक लफ्ज़ी जवाब देते नज़र पलटकर फिर यारम को देखा जो अभी भी साबका तासुरात के साथ ही खड़ा इसे देख रहा था। ना कुछ कहा था ना मुस्काया था। हेलो मिस यूनिवर्स, माय नेम इज़ अलमीर वजह सिकंदर, वैसे आप काफ़ी खूबसूरत हैं। अलमीर ने भी इसका हाथ थामते तारीफ की तो वो मुस्कुराई। थैंक यू मिस्टर अलमीर। अर्शिया ने इसका हाथ छोड़ते अब फिर नज़र पलटकर यारम को देखा था जो अभी भी यूं ही खामोश खड़ा था। अब के जावियार और अलमीर ने भी इसे देखा तो यारम ने जेबों में हाथ फंसाते इसे देखा और अपनी भारी आवाज़ के संग सिर्फ इतना कहा, यारम सुल्तान गौरी। अर्शिया जो इसे गौर से देख रही थी इसके लाभ हिलते देख अपना हाथ आगे बढ़ाने ही लगी थी, लेकिन इसे हाथ जेबों में फंसाते देख अपना हाथ सूरज से पीछे कर गई। ये आदमी खुद को मगरूर नहीं कहता था, लेकिन वो फिर भी बला का मगरूर था इसके सामने। ये देख अर्शिया ने गहरी नज़रों से इसे देखा। अर्शिया असपंद राना, नाइस टू मीट यू मिस्टर यारम गौरी।
वो अपने सुनहरी नज़रों को बार बार इसके गले की गुठली पर फिसलने से बचा रही थी, लेकिन नज़रें धोखा देकर बार बार इसी हिस्से को तके जा रही थी। संजीदगी से इस बात में सारी लाते यारम ने पलट कर अलमीर और ज़ावियार को देखा था। मैं तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ, बाहर आ जाना। अल्लाह हाफिज़। यारम ने अर्शिया और मैनेजर को एक नज़र देकर वहाँ से चला गया, जबकि इतनी नज़रअंदाजी देख अर्शिया का चेहरा अहाना से सुर्ख हुआ था। सॉरी मिस्राना, हमें कोई ज़रूरी काम है, फिर मुलाकात होगी, ज़ावियार ने बात संभालते हुए कहा था, जब अर्शिया मुठियाँ कसते बमुश्किल मुस्कुराहट सजा गई। इट्स ओके मिस्टर सिकंदर, सी यू सून। अव्वल अल्फाज ज़ावियार को देख, जबकि आखिरी अल्फाज इसने यारम की पुश्त को देख कर अदा किए थे। श्योर, हाय बाय, ज़ावियार प्रोफेशनल अंदाज में कहता वहाँ से जा चुका था। बाय मिस यूनिवर्स, मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। अलमीर दो उंगलियां माथे पर ले जाते बाय कहता मुस्कुराया तो अर्शिया भी फीका सा मुस्कुराते इस बात में सारे हिला गई। बाय अर्शिया के कहने पर अलमीर भी मुस्कुराता वहाँ से जा चुका था, जबकि अर्शिया वहीं खड़ी थी। यारम सुल्तान गौरी, अर्शिया ने गहरी सोच में डूबा इसका नाम दोहराया था। वो किसी को दोबारा पलट कर ना देखने वाली इस शख्स की मशहूर कर देने वाली शख्सियत में गिरफ्तार हो गई थी। इनकी किस्मत की डोरी रब ने बांधी थी और अब इन्हें मिलना ही था, लेकिन कैसे, ये वक्त बताएगा। हाँ जी, कैसे मिलते हैं ये बात तो वक्त एंड नावल बताएगा, जो कि मज़ीद एपिसोड्स में आएगा। तो एपिसोड देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा प्लीज़। अच्छा से रिस्पॉन्स दें। मैं अब जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आपको लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, जो मुझे बहुत ज़्यादा मायूस कर रहा है। इस तरह तो अच्छी बात नहीं है, एक इंसान इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाए और आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही ना दो, वेरी बैड। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट किया करें, ताकि मुझे आप लोगों की मौजूदगी का एहसास हो कि आप लोग वाकई मेरे साथ जुड़े हुए हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।